नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार। आज है 9 जुलाई और आज की जो न्यूज है वो फटाफट हम देख लेते हैं। पहली न्यूज है जीएस 2 एंड 3 से। हर्डल इन द इंपोर्टेंट डायमंड्स पोज ए क्वांटम ब्लॉक टू रिसर्च एम्बिशंस। जो क्वांटम टेक्नोलॉजी नई उभर के आ रही है, जैसे पहले बिट्स होती थी, अब क्वांटम बिट्स होती हैं, तो उसके लिए जो हमको डायमंड वगैरह चाहिए उनको इंपोर्ट में दिक्कत आ रही है, और जो हम उसको डोमेस्टिकली लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास बहुत देरी से आई है। उसको लेकर थोड़ा सा कंसर्न है कि हमें इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च वगैरह बढ़ानी चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए, ताकि हम क्वांटम टेक्नोलॉजी या क्वांटम एंटेंगलमेंट जो नई नई कंसेप्ट आ रहे हैं उसमें हम कुछ कर पाए। अगली न्यूज है सेंटर इज सेट टू ट्विक क्राइटेरिया फॉर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लैंग्वेज। हमारे भारत देश में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, तो मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस देने की जो मांग चल रही है वो तेजी पकड़ गई है। अब देखने लायक होगा क्या सरकार अपने रूल में चेंज करेगी। तो हम देखेंगे क्या रूल होते हैं क्लासिकल लैंग्वेज को, कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, किस किस टाइम पर वो अनाउंस हुई थी। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 7 पर अगेन वही न्यूज है। वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग जो है, करीबन 50,000 ईयर्स अगो, सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया, वो हमको दोबारा से देखेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल, व्हाट इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग? रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जब गाड़ी अच्छी खासी मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी में है, फिर उसको ब्रेक लगाने पड़ते हैं, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेस्ट ना हो जाए, उसको स्टोर करके वापिस से हम यूज कर पाए। दैट इज न्यू टेक्नोलॉजी, दैट इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो ऐसे कैसे वर्ड डायरेक्ट उठ के प्रीलिम्स में आते हैं। व्हाट इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग? जैसे स्मार्ट मीटरिंग, ये 2016 प्रीलिम्स में आया था। तो ऐसी नई नई टर्म्स हैं, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये चीज किससे जुड़ी हुई है, ये कार से जुड़ी हुई है, मिसाइल है या स्पेस इसरो की है, थोड़ा बहुत अंदाजा हो बस। आज लोकेशन में हम देखेंगे बिलिगिरी रंगनाथन स्वामी टाइगर रिजर्व। यहाँ पर एक फीमेल टाइगर की डेथ हो गई है, तब ये न्यूज में आया है। कर्नाटका के जो टाइगर रिजर्व है काफी लंबे समय से न्यूज में है, तो हमको धीरे धीरे ये दिमाग में अपडेट होता ना चले कि कौन कौन से हैं। जैसे नगर होल है, बंदीपुर है, तो ऐसे करीबन मोर देन 50 टाइगर रिजर्व हमारे देश में है। तो धीरे धीरे 6 महीने हम सारे हमको याद होने चाहिए कौन सा कहाँ पे है। किसी ना किसी दिन को पेपर में आएगा और वो आपके लिए एक एडवांटेज साबित होगा जो सब नहीं कर पाएंगे। आज का जो एडिटोरियल है, इंडियन एचपीवी वैक्सीन द रेटोरिक एंड द रियलिटी। जो एचपीवी वैक्सीन है उसको 20 साल के बाद इंडिया खुद डेवलप कर रहा है। जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने इसको डेवलप किया है। तो ये सर्वाइकल कैंसर से हमको बचाता है। तो सर्विक्स सर्विक्स सर्विक करके ऐसा कोई नाम उसका है। तो ये डेवलपमेंट हुआ है। तो क्या इससे हमारे देश के बारे में क्या पता लगता है कि हम इतना देर से क्यों डेवलप कर पाए? उसका पेटेंट, उसका प्रोडक्शन, उसमें मैनुअल जो स्किलिंग लगती है, वो हम कितना, हम कहां पर ग्लोबल कंपिटिटिवनेस में हम कहां पर हैं। और आज हम भारत की कुछ लेक्स देखना स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में 5 क्वेश्चन भी होंगे। बहुत सारे बच्चे डेली आंसर कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग। सिर्फ 4 या 5 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर हैं, एंड मुझे ऐसा फील लगता है कि यही बच्चे लास्ट में जाके पेपर क्रैक करेंगे। तो कंटिन्यूटी बनाए रखना, किसी भी चीज को लंबे समय तक करना बड़ा मुश्किल होता है। एक महीना या एक हफ्ता करना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन एक ही चीज को एक साल तक करना, दैट गिव्स यू परफेक्शन, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि यार मैंने कोई चीज एक साल तक करी। तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। तो आप कमेंट करते रहिए, ठीक है? किसी ना किसी दिन आप जब आप प्रीलिम्स का पेपर दोगे, आपको लगेगा ये चीज तो मैंने कमेंट में लिखी थी। तो ऐसे अगर एक क्वेश्चन भी अगर आपका सफल हुआ तो आपको 2 नंबर का एडवांटेज मिल रहा है यूपीएससी में, और एचसीएस में 1 नंबर का। और आपको पता है ये कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं होता, 1 नंबर 2 नंबर से बहुत से बच्चे रह जाते हैं। देखो, जो हमारा कस्टम डिपार्टमेंट है उसका जो इंपोर्ट पॉलिसी है, तो वो 6,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसको इंपैक्ट कर रहा है। हमारे इंडिया का एक फेमस प्रोजेक्ट है नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है? तो यहाँ ये जो मिशन है हमारा क्वांटम के ऊपर, तो लैब ग्रोन डायमंड्स पे रिलाई करता है, और इंडिया की जो कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है। आल्दो 2023 का जो बजट है उसने लैब ग्रोन डायमंड के ऊपर पैसा वैसा खर्च करने को रखा था, लेकिन अभी भी हमारी जो कैपेसिटी है वो काफी लिमिटेड है। अभी ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, अच्छे से कोई रिपोर्ट आएगी तब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना पता रखना कि हाँ ऐसी भी कोई चीज है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। देखो, क्यूबिट्स बोलते हैं या क्वांटम बिट्स, तो ये बेसिक यूनिट है क्वांटम इंफॉर्मेशन की, क्वांटम कंप्यूटिंग की। क्वांटम से पहले सिंपल बिट्स होती थी जिसमें जो 0 या 1 में होती थी।
या तो 0 या 1। आप कंप्यूटर में आपने देखा होगा 0 1 की लैंग्वेज में कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, लेकिन जो क्वांटम बिट्स हैं दे कैन बी बोथ, 0 और 1 के बीच में भी लाई कर सकती है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, एक दरअसल अर्ली 20 सेंचुरी में डेवलप हुई थी, और ये किसके ऊपर काम करती है, ये करती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम सुपरपोजिशन। तो ये थोड़े से हाई लेवल के कंसेप्ट्स हैं। ये अपने जब साइंस एंड टेक की कोई क्लास आप करोगे कहीं से भी या गूगल से या कोई नोट्स पढ़ोगे, वहां पर इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। एक दो बार अगर और न्यूज इसके ऊपर आई तो हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे आराम से। तो ये फिनोमेना किसके ऊपर होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, एटम्स, उसके ऊपर ये होता है बहुत बारीकी से जाके। क्वांटम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो आदमी है इंडिया में, सत्येंद्र नाथ बोस, चंद्रशेखर वेंकटरमन, ठीक है, और इसके अलावा मेघनाथ साहा करके हैं, तो इन लोगों ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम किया। इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है क्वांटम टेक्नोलॉजी की, आप देख सकते हो कि इसकी क्वांटम कंप्यूटिंग में, क्वांटम मटेरियल में, कम्युनिकेशन में, सेंसर में, मेटेरियोलॉजी में, तो ये यहाँ पर ये काम करेगा, और इंडिया इसके ऊपर काफी करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। तो आल्दो इस पे कोई अभी स्पेसिफिक न्यूज नहीं आई है, सिर्फ ओवरऑल एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक हमारा नेशनल क्वांटम मिशन है जो कि इंपैक्ट हो रहा है क्वांटम, जो वो जो डायमंड थे, लैब ग्रोन डायमंड, उसका प्रोडक्शन ना होने की वजह से। तो क्वांटम, नेशनल क्वांटम मिशन क्या है, ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, जो इंडिया R&D में स्ट्रेंथन करना चाहता है, ठीक है। तो इसमें हम क्वांटम डेवलप करेंगे, जो हमें सैटेलाइट बेस्ड वगैरह और जो हायर टेक्नोलॉजीज है, वो स्पेस है, वो डिफेंस है, कंप्यूटिंग है, सुपर कंप्यूटर, वहां पे ये हमको हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये इतना इतना ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन किस तरह का आया था, सिर्फ इतना पूछा था कि क्यूबिट क्या होता है। मैंने आपको बताया ना कि यूपीएससी कह लो या कोई सिविल सर्विस कह लो, इतना बड़ा टॉपिक है पूछने के लिए, लेकिन सिंपल क्या पूछा, व्हाट इज क्यूबिट, और ज्यादा पुराना नहीं है, 2022 में पूछा है। तो क्यूबिट सिर्फ क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ है। थोड़ा बहुत एप्लीकेशन पता हो स्पेस में, रिसर्च में, लैब ग्रोन टेक्नोलॉजी, क्वांटम मिशन हमारा कब बना था, इस तरह से, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत नहीं करने चाहिए। चलो, जो मराठी लैंग्वेज का मैंने आपको बताया कि हमारे देश में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। अब मराठी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिलाने के लिए पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखना ये होगा कि क्या इसको वो दर्जा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से क्या है कि किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस, क्या कंडीशंस होती हैं, और कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस है, और वो ऑर्डर वाइज जब याद होनी चाहिए, पहली कौन सी बनी, दूसरी कौन सी बनी, लास्ट कौन सी बनी। पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। इस बार जैसे हमारे संविधान में 22 लैंग्वेज है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज, उसके ऊपर इस बार 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था। तो इस तरह से आप देखोगे कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, वो एक ऐसी कमेटी बनाती है, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी, और वो अंडर कंसिडरेशन उसने मराठी को ले ही रखा है। 2014 में भी ऐसा ही क्राइटेरिया बनाया गया था। महाराष्ट्र ने तो खुद इसको घोषित कर दिया था कि भाई मराठी लैंग्वेज इज वेल क्वालिफाइड, बट सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी इसको वो कहां तक करती है। फिलहाल हमारे भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। सबसे पहले तमिल 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 8, मलयालम 13 और ओडिया 2014। सबसे लेटेस्ट ये है, सबसे पहली ये है। ये दो तो आपको याद रखनी ही रखनी है। बाकी इनका ईयर याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तीन तो यही होगी। संस्कृत तो है ही है, और कन्नड़ और ओडिया, मलयालम और ओडिया, तो 6 लैंग्वेज आपको याद रखनी है। इसका क्राइटेरिया क्या हो, 4 क्राइटेरिया है। एक तो देखो इसकी जो ये जो लैंग्वेज है कम से कम बहुत पुरानी होनी चाहिए, 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। इसका खुद का एक एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए। तीसरा ये है कि जो क्लासिकल लैंग्वेज है और जो मॉडर्न फॉर्म है उसमें एक क्लियर का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, और उसकी जो ओरिजिनल लिटरेचर है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, किसी दूसरे से कॉपी नहीं होनी चाहिए, तब उसको हम क्लासिकल लैंग्वेज बोलेंगे। मेरे हिसाब से इस ये वाली कैटेगरी जो है यहाँ पर मराठी थोड़ा सा फेल करता है, कि मराठी आप देखोगे तो जब हमारे इंडिया में भक्ति सूफी मूवमेंट आया था तब मराठी निकल के आई थी, और वो भी कहीं ना कहीं संस्कृत से ही ओरिजिनेटेड है। तो उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए हमें थोड़ा सा तोड़ मरोड़ना पड़ेगा रूल्स को। अब वो गवर्नमेंट का काम है। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कर भी देते हैं तो ये फायदे होते हैं, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, 2 इंटरनेशनल अवार्ड मिलेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट मिलेंगे, उसको अलग से पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट का काफी पुश रहता है, ठीक है। तो ये सब फायदे होने वाले हैं। देखो क्वेश्चन 2015 में आया था कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली। उस टाइम ओडिया को मिला था, 2014 में ही मिला, तो 2015 में ही क्वेश्चन पूछ लिया। तो करंट अफेयर का देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं पिछले साल के, कोई मेजर इवेंट हुआ हो उसको ध्यान में जरूर रखना है। अभी जैसे मान लो 2024 चल रहा है, 2024 में ऐसा कोई डेवलपमेंट होता है, कोई लैंग्वेज को लेके, कोई शेड्यूल्ड को लेके, कोई कमीशन को लेके, या कोई नई ब्रीड को लेके, या कोई इन्वेंशन है, कोई नोबेल प्राइज है,
वो नेक्स्ट ईयर पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारे इंडिया में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, ये सारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं। और इसके लिए 71, 21, 71 और 92 तीन संविधान संशोधन हमें याद होने चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। और हमारा जो करेंसी नोट है उसके ऊपर कितनी लैंग्वेज छपी होती है वो आपको बताना है। बहुत कम बच्चे जानते हैं इस बात को। 22 तो सबको पता रहेगा, 8 शेड्यूल में 22 हैं, लेकिन हमारे नोट के ऊपर कितनी है, नोट खोल के देखना उसके ऊपर कितनी लैंग्वेज है, काउंट करके फिर कमेंट करना। चलो, ये न्यूज पहले भी आ चुकी है आर्ट एंड कल्चर में। जो इंडोनेशिया का ही सुलावेसी आइलैंड है, वहां पर 51,200 साल पुरानी पेंटिंग हमको मिली है करीबन, जिसमें एक पिग दिख रहा है और 3 आदमी दिख रहे हैं, और ये रेड पिगमेंट में है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ हेल्प करती है, ये हमें हमारा जो एंशिएंट ओरिजिन ऑफ ह्यूमन है, इवोल्यूशन है, उसको देखने में हेल्प करती है, कैसे ह्यूमंस रहते होंगे। इंडिया में करीबन 70,000 साल पहले ह्यूमंस ने रहना स्टार्ट किया था, उसके एविडेंस हमें मिलते हैं भीमबेटका केव से। तो ऐसे ऐसी पुरानी साइट्स हैं, ये न्यूज में रहती है। तो सपोज ये पेपर में यही आ गई, करमपुआंग, लियांग करमपुआंग कहाँ पर है केव, तो इतना पता हो कि भाई इंडोनेशिया का कोई सुलेवेसी आइलैंड है, वहां पर ये आपको मिलेगा। तो एंशिएंट के बारे में आपको पता लगेगा, सबसे पुराना भी यही है। और वहां की नैरेटिव है, स्टोरी है, कैसे होमोसेपियन की रही को पता चलेगा। तो भीमबेटका जैसे मैंने इंडिया में बताया। और आजकल क्या हो गया, पहले कार्बन डेटिंग से पता लगता था, C14 करके एक मेथड होता था। कोई चीज कितनी पुरानी है कैसे पता लगेगा, कार्बन डेटिंग करते थे उसकी, C14। अभी वो यूरेनियम सीरीज आ गई है, U सीरीज, C सीरीज हटा के, ये और भी ज्यादा रिलायबल है और मतलब एफिशिएंट है। 2021 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अजंता केव्स लाइज इन द गोर्ज ऑफ द वगोरा रिवर। तो ये स्टेटमेंट, आल तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था, अब तो आंसर यूपीएससी रिलीज कर दिया है, तो इसको याद रखना। अजंता वगोरा रिवर के गोर्ज में है। गोर्ज क्या होता है, ऐसे वर्टिकल कटिंग होती है पहाड़ों के बीच में। और वगोरा किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की। पीवाईक्यू करने का मतलब क्या होता है, जैसे यूपीएससी ने बताया वगोरा रिवर, तो ये रिवर आल तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपीएससी ने पूछ लिया, अब इंपॉर्टेंट हो गई है। अब आपको क्या करना है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये गोदावरी रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है, ये इससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। गोदावरी रिवर आपको पता रहेगा, गंगा ऑफ द साउथ है। केरला में जो रिवर है कावेरी, उसको भी गंगा ऑफ द साउथ बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये रिलेटेड फैक्ट होते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। ये एक न्यूज आई है, जैसे आपको मैंने बताया था कि इसमें ना रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। कोई भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो स्पीड पकड़ रहा है, उसको ब्रेक मारने के बाद वो रुक जाती है, फिर दोबारा से स्पीड में लाने के लिए एनर्जी लगती है। तो जैसे ही वो काइनेटिक एनर्जी में चल रही है, जब वो ब्रेक मारेगा तो उस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दें, और उसको बाद में घुमा फिरा के फिर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दें। ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिससे हमारा फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब जो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। इतना ही पता रहना चाहिए। इस आर्टिकल में इस आज वाले न्यूज़पेपर में जो नई क्रिमिनल लॉज आए हैं उसके बारे में एक आर्टिकल हमने डाला है कि अभी जो नया हमारा आईपीसी को हटा के नया कानून आया है, उसमें ऑफिसर्स की जो ड्यूटी है वो थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। चेंज कैसे कर दी गई है, अब कोई भी ऑफिसर है वो एफआईआर रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकता, ये बोल के कि ये मेरे एरिया में नहीं पड़ता है ये केस। उसको 0 एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी, और उसको फिर बाद में जिस भी पुलिस थाने में, जिस जिस भी दायरे में वो पड़ता हो, वो वहां भेज देगा। और अगर नहीं भेजेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पहले क्या होता था कि मान लो 2 पुलिस स्टेशन है, तो आप इधर गए तो आप कहो कि भाई ये तो मेरे एरिया में नहीं है, दूसरे में जाओ मेरे एरिया में नहीं है। ऐसा आपने मूवी में देखा होगा। तो अब 0 एफआईआर क्या होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्राइम कहां हुआ है, आप कहीं भी जाके रजिस्टर कर दो, वो ऑटोमेटिकली वहां पे ट्रांसफर करना उनको होगा। जो इन्फॉर्मे सॉरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको 3 दिन में देनी पड़ेगी। अब आपको जो वीडियोग्राफी है वो मैंडेटरी होगी। अब आपको कोई सर्च कर रहे हो, क्राइम सीन पे डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, आप कोई प्रॉपर्टी प्रोसेस कर रहे हो, तो आपको वीडियोग्राफी मनानी होगी। क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो 15-20 साल तक चल जाते हैं, 50 साल तक भी चल जाते हैं। तो 50 साल पहले वहां क्या हुआ था, तो जो उसके एविडेंस होते हैं, जो मौका वारदात के गवाह होते हैं, या तो पलट चुके होते हैं या वो मर चुके होते हैं। तो आपके पास अगर होगा तो आप अच्छे से ले सकते हो। जो भी आप अरेस्ट कर रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो एल्डरली पीपल हैं उनके बारे में एक नया कानून आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि
उनको अरेस्ट करने के लिए उसकी जो परमिशन है उनको अरेस्ट करने की, वो किसी डीवाईएस डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे नहीं होगी, या फिर कोई इनफर्म मैन है जो ढंग से नहीं अपने आप को संभाल पा रहा है नॉर्मल कंडीशंस में, ही इज नॉट अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स। जो हैंडकफिंग है वो रेस्ट्रिक्ट कर रखी है सीनियर सिटीजन की, आप हाथ नहीं बांधोगे एक्सेप्ट सर्कमस्टांसेस, वो भागने की कोशिश कर रहा है या कोई मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वह आपको लगता है कि वो भागेगा, तो बड़ा सब्जेक्टिव है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो देखो उनको आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा कस्टडी में, है ना, आपको वो एक नया चैलेंज भी आने वाला है। आप सारे एविडेंस रखोगे कहाँ, इसके लिए एक अलग से ऐप बनाई है, ई साक्ष्य ऐप, ये पहले भी आ चुका है, एविडेंस को साक्ष्य बोलते हैं। तो ई साक्ष्य का मतलब क्या है, आपको एक मोबाइल दिया जाएगा, जब भी आप क्राइम सीन पे जाओ आप रिकॉर्डिंग करो और उस फाइल को अपलोड कर दो क्लाउड पे, आप वहां से फिर वो सारी वीडियो है वो हर एक पुलिस स्टेशन में, जज के पास, सबके पास अवेलेबल रहेगी कहीं भी, तो एविडेंस बहुत स्ट्रोंग हो जाएगा, आप ऐसा नहीं कि एविडेंस मिटा नहीं सकते। तो क्लाउड बेस्ड मोबाइल ऐप रहेगी, जियो टैगिंग रहेगी, टाइम स्टैम्प रहेगी, कितने बजे कहां पे ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। कई बार क्या होता है आजकल डिजिटल एरा है तो उसको मैनिपुलेट करना भी बड़ा आसान हो जाता है, आप बाद में भी बना के भेज सकते हो। तो भाई जो जुडिशरी है उसके पास ये रहेगा, प्रोसिक्यूशन, फोरेंसिक एक्सपर्ट, सबके पास वो वीडियो रहेगी, और सावन खेर जो सीआईडी वाले हैं उनके पास भी रहेगी, ताकि वो बता सके कि ऐसे प्रद्युमन को कि भाई ये कहाँ पे क्या हुआ था, मर्डर हुआ था, क्या हुआ था। अब चैलेंज क्या आएंगे, सिंपल सी बात है, चैलेंज क्या आएगा, एक तो पहली बात तो मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को स्किल करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप दे रहे हो ये एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ाएगा, लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि इसको कैसे एक्सेस करना है, कैसे अपलोड करना है। और हर जगह पे नेटवर्क आएगा नहीं, आप किसी दूर दराज गांव में हो, मान लो ट्राइबल एरिया में, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अपलोड कैसे करोगे, उसका भी सोल्यूशन दिया सरकार ने कि आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लो, थाने में जाके अपलोड कर दो, लेकिन बीच में टेम्परिंग नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है। तो बहुत सारे नए नए चैलेंज आने वाले हैं, फाइनेंशियल, लॉजिस्टिकली सब कुछ चैलेंज आएगा। मोबाइल चोरी हो गया तो क्या करो, कौन जिम्मेवार होगा। जीरो एफआईआर आपने कर तो दिया, बट इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कोई ऐसा थाना है जहां पर वाईफाई है ही नहीं, तो वहां पर कैसे ट्रांसफर होगी जीरो एफआईआर। तो काफी सारे चैलेंज हैं, लेकिन सॉल्यूशन भी हमारे पास है कि भाई हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम बढ़ानी पड़ेगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ग्रो करना पड़ेगा, यही इसका सॉल्यूशन है। 2018 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि भाई कि कि गवर्नर के अगेंस्ट आप कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते जब तक वो अपने टर्म ऑफ ऑफिस में है। बिल्कुल सही बात है, सिविल में आप कर सकते हो लेकिन वो भी 2 महीने का नोटिस देके, ये पॉलिटी में बात लिखी हुई है। जो गवर्नर है उसकी आपकी जो उसके जो अलाउंसमेंट्स हैं, जो सैलरी वगैरह है, वो आप कम नहीं कर सकते जब वो नौकरी में है, अपने पद पे है, ताकि वो अपने फैसले इंडिपेंडेंट ले पाए। दोनों स्टेटमेंट सही है, ऐसे क्वेश्चन आप गलत अफोर्ड नहीं कर सकते, ये पॉलिटी से डायरेक्टली गवर्नर के टॉपिक से आते हैं, इनको आप नहीं गलत कर सकते। ये एक टाइगर है, फीमेल टाइगर, 35 ईयर ओल्ड, इसकी डेथ हो गई है कहाँ पे, मावाथुरु, ये बिलगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व है कर्नाटका में। तो इनकी डेथ हो गई है किसी रहस्यमय तरीके से, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जो न्यूज में टाइगर रिजर्व आया है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। ये कर्नाटका में है और ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बिल्कुल बीच में पड़ता है, इसका मतलब ये नीलगिरी का पार्ट रहा होगा। ठीक है, बिलगिरी का मतलब क्या होता है, व्हाइट रॉकी क्लिफ। तो 2011 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया था इस तरह से, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इस बिलगिरी वाले में ना सारे तरह की वैरायटी मिलती है, आप देखोगे टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, बाइसन, सांबर, स्पोर्टेड डियर, कितनी सारी वैरायटी मिलती है। तो इस तरह साउथ इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ है ना वो स्पेशल फोकस पे रहना चाहिए। जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट के लिए क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी कि भाई केरला का स्टेट एनिमल एलिफेंट है, नहीं, उनका एलिफेंट नहीं है। हमारा जो संविधान की जो स्टैंप है उसमें एलिफेंट है। एलिफेंट का जो होल्ड होता है उसकी लीडर हमेशा फीमेल होती है। इस तरह की यूपीएससी ने पहले भी पूछ रखी है बात। आज का जो हमारा एडिटोरियल है, इन दोनों ने लिखा है, माधवी और ओमकार नाथ, अच्छा खासा लिखा है। एचपीवी जो वैक्सीन है उसको लेके है कि भाई कैसे ये डेवलप होगी, इसकी एफिशिएंसी को लेके। तो हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इस उन्होंने एचपीवी, आई थिंक एचपीवी का मतलब होता है ह्यूमन पेपुला वायरस, जो सर्विक्स वगैरह को कैंसर करता है, जो हमारा जो लोअर बॉडी का पोर्शन होता है, तो वहां पर ये डेवलप होता है कैंसर। तो इसके लिए एक इंडिजिनियस दवाई हमने बनाई है, सर्वोवैक। ठीक है, तो इसको 20 साल लग गए बनाने में, जो यूरोप ने या वेस्ट ने बना, उसके 20 साल बाद हम बना रहे हैं। तो दिक्कत क्या होगी भाई, एक तो देखो डिले हुआ है पेटेंट लेने में या प्राइसिंग चैलेंज में, तो हमारे पास मैन रिसोर्सेज भी कम है, फाइनेंशियल भी कम है, रिसर्च भी कम है, हमारा R&D का खर्चा भी बहुत कम है, और सारे तरह के एचपीवी स्ट्रेन से कैंसर भी नहीं होता है, तो उस तरह से इसकी एफिशिएंसी भी
थोड़ी सी न्यूज में आ जाती है। तो हमें इंडिजीनियस और अफोर्डेबल एचपीवी वैक्सीन बनानी है जो हाई रिस्क पॉपुलेशन को टारगेट करे। देखो चैलेंज क्या आएंगे, चैलेंज सीधी सीधी आएगी। तो जब भी आपको वैक्सीन बनाते हो तो उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना, उसकी एफिशिएंसी को, उसका प्राइस, उस पे रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ भी बना दिया, उसके ऊपर पहले ट्रायल होते हैं बहुत लंबे समय तक, कॉस्टली भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, आपको स्पेशल फैसिलिटी चाहिए, स्किल्ड पर्सन चाहिए, रिगरस उसके ऊपर रेगुलेटरी काम होता है। तो इस तरह से है। इंडिया पे क्या है, देखो अगर इंडिया पे अगर ऐसी वैक्सीन नहीं बनाई गई तो इंडिया पीछे रह जाएगा, कॉस्ट में पीछे रहेगा और एफिशिएंसी में पीछे रहेगा। हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी बाहर से, जो हमें डिपेंडेंसी बनाता है, प्लस हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी इससे जा रहा है। तो इस तरह से हमें देखना होगा हम कैसे बनाए। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि हम रिसर्च डेवलपमेंट प्रमोट करें, और अगर गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पैसा लगा पाए, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज ए गुड ऑप्शन, ये हमेशा ही रहता है। ठीक है, चलो ये हमारा आज का आर्टिकल था। आज की हमारा लेक का मैप है, इस मैप को अच्छे से देखना, कौन सी लेक कहाँ है, ये धीरे धीरे हमारे दिमाग में अपडेट होना चाहिए। रोज की एक लेक भी आप याद करोगे तो 2-3 महीनों में आपको सारी लेक याद हो जाएंगी। सारी इंपॉर्टेंट लेक इसमें मैंने डाल दी हैं। ठीक है, तो इस तरह की लेक हैं, फ्रेश वाटर, सॉल्ट, नेचुरल, इसकी ये कैटेगरी बना रखी है। आज हम फ्रेश वाटर लेक देखेंगे। फ्रेश वाटर का मतलब है जिसमें या तो कोई रिवर से पानी आ रहा है या कोई ग्लेशियर से आ रहा है। तो इस तरह कुछ लेक हैं, सिर्फ इतना पता हो कि वो कौन से स्टेट में है। अगर उसमें से कोई खास बात है जो यूपीएससी ने पूछी है तो वो, जैसे वुलार लेक है, वुलार लेक जम्मू कश्मीर में है, और ये झेलम रिवर में इसका पानी गिरता है। और ठीक है, झेलम रिवर का पानी इसके अंदर गिरता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शिवाजी सागर लेक है, ये महाराष्ट्र में, शिवाजी से जुड़ी मोस्टली चीज महाराष्ट्र में ही मिलेंगी, बट हम 100% नहीं कह सकते। इंदिरा सागर डैम ये मध्य प्रदेश में है। सरदार सरोवर लेक ये गुजरात में है, डैम भी है। लोकटक लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी यहाँ पर है, ये मणिपुर में है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नागार्जुन सागर लेक ये तेलंगाना में है। कोलोरू लेक आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, गोविंद सागर लेक हिमाचल प्रदेश में है। ढेबर लेक राजस्थान में। कनवर लेक बिहार में। ठीक है, तो ये 4-5 लेक थी जो मतलब 7 से 8 लेक थी जो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, और भी बहुत सारे लेक्स हैं। तो ये धीरे धीरे अपडेट होती रहेंगी। आज के जो 5 क्वेश्चन है, पहला तो आपको ये बताना है कि हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी है। हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितनी है और कौन से शेड्यूल में है, 2 क्वेश्चन हो गए। सेकंड क्वेश्चन है, कर्नाटका के कोई भी 3 टाइगर रिजर्व आपको लिखने हैं कमेंट में। मैं पहले भी 2 करवा चुका हूं, आज हमने तीसरा देखा है, तीनों के नाम लिख देना। जीरो एफआईआर क्या होती है कमेंट में बताना, जिसको समझ में आया कंसेप्ट। फ्लोटिंग नेशनल पार्क इंडिया में कहां लोकेटेड है, स्टेट बताना है एग्जैक्टली exactly, ठीक है। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का, इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो आपको बताना है। अक्सर यूपीएससी जो जो बर्ड है या एनिमल है जो न्यूज में है, उनकी आईयून स्टेटस वगैरह पूछता रहता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, एग्जैक्टली बहुत न्यूज में था। इसको सोन चिड़िया बोलते हैं, इसके ऊपर मूवी भी आई थी। तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू।